नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु कुमार आपका स्वागत करता हूं जीएस आचार्य यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अवनीश सर का कल शाम मेरे पास फ़ोन आया। उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि सर थोड़ा सा समय निकालकर इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस करा दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम्स इस बार भरमार है। क्योंकि मोदी जी का टारगेट है 10 लाख जो है वैकेंसी इस 1.5 साल में उनको पूरी करनी है। तो वैकेंसी आपकी भरमार आ रही है। सीजीएल में भी आपकी 36-37 हज़ार वैकेंसी है। सीएचएसएल में भी 5,000 के आसपास आ रही है। एमटीएस में भी अच्छी वैकेंसी आएंगी। तो वैकेंसीज आपके पास अच्छी आ रही हैं। तो एक सेशन मैंने आपका ऐसे डिज़ाइन किया है कि इस सेशन को अगर आप कर लेते हैं तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आपको। इसका कारण क्या है कि आधे घंटे में लगभग 30-35 मिनट में मैं आपको 75 वर्ड्स अच्छे से करा दूंगा। तो 75 वर्ड्स अपने आप पे बहुत बड़ी बात होती है। और ये नहीं कि मैं 75 वर्ड कराऊंगा आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ऐसे कराऊंगा कि आप जिंदगी में नहीं भूलेंगे। वो तरीका होता है, उस तरीके को अगर आप समझेंगे ना, टेक्निकल तरीके से आपको बताऊंगा। इसको मेमोनिक टेक्निक बोलते हैं। इस टेक्निक को अगर आप समझ गए तो इस तरह से हम रूट वर्ड्स लेके आज हम चल रहे हैं। 75 वर्ड्स आपके बहुत अच्छे से हम कवर करा देंगे। अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मैं सुधांशु कुमार मेरा नाम है। कैरियर विल पर हमारा APFC का बैच चल रहा है, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर का। ये वैकेंसी बहुत जल्दी रिलीज होने वाली है। तो इस वैकेंसी को अगर आप इस वैकेंसी को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आप हमारा बैच APFC ऐप डाउनलोड कीजिए। वहाँ पर आप लाइव बैचेस में जाइए। वहाँ पर UPSC EPFO APFC का बैच वहाँ क्लिक कर आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर मैं आपको इंग्लिश भी पढ़ा रहा हूँ, इंडस्ट्रियल रिलेशन, सोशल सिक्योरिटी और अन्य सब्जेक्ट्स। हमारी टीम आपको सारे सब्जेक्ट देगी और ये वैकेंसी बहुत अच्छी होती है। इसमें आप A क्लास ऑफिसर डायरेक्ट बन जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं तो वहाँ जाकर एनरोल हम मेरा कोर्स कर सकते हैं। आज यहाँ पर बात करें तो आज मैं आपको सारे जितने भी एग्जाम आने वाले हैं इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कराऊंगा। ठीक है, और भी आगे मेरे सेशंस रहेंगे। आज केवल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, किसी दिन ईडियम फ्रेजेस का रखेंगे। बात करेंगे कि किस प्रकार से मैं कराऊंगा। तो पहले मैं इंट्रोडक्शन, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, नाम सुधांशु कुमार। मैं आपको मुख्य बात ये बताना चाहता हूँ कि मल्टीपल टाइम्स मैं CGL के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जा चुका हूँ। 15, 16, 17 मैंने मेंस लिखा है CGL का, SSC CGL का, और मल्टीपल एग्जाम्स, चाहे वो बैंक का हो, SSC का हो, रेलवे का हो, मैक्सिमम एग्जाम्स मैंने क्वालिफाई कर रखे हैं। तो आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अभी से स्टार्ट करते हैं 75 वर्ड्स। ठीक है, और एक सुपर फास्ट स्पीड में करेंगे, आपको समझ में भी आएगा, आपके दिमाग से वो बात कभी भी नहीं जाएंगी। ये 75 वर्ड आप भूल के दिखाइएगा, आप नहीं भूल पाएंगे अगर आप भूलना भी चाहेंगे। बस शर्त इतनी है कि लेक्चर को फोकस से देखना आधा घंटा। ठीक है, तो एकदम बिल्कुल फोकस से देखें। जो वो एक एक बारीकी से मैं बात बता रहा हूँ तो उसको आपको फोकस से देखना है और फिर देखिए जादू कि आपको 75 वर्ड कोई नहीं भुला पाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं GS आचार्य के प्लेटफॉर्म पर। ये आ गए हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। ट्रिक है रूट वर्ड्स। मैं आपको रूट वर्ड्स कुछ समझा रहा हूँ, इन पे फोकस करिएगा और देखिएगा इन रूट वर्ड से आप कितने वर्ड बना सकते हो। मैं 75 वर्ड आपको मामूली से कुछ ही रूट वर्ड से बना के दिखाऊंगा। तो सोचो अगर आपको सारे रूट वर्ड आ गए तो आप 1000-1200 वर्ड ऐसे खेलोगे। वोकैबुलरी आएगी ना, आप खेलोगे। हिंदी मीडियम वाले विशेषकर जो लोग मेरे क्लासेस पूरी कर लेते हैं वो कहते हैं कि सर इंग्लिश लेवल और हिंदी लेवल बिल्कुल आपने समान कर दिया, अब हमें कभी डर नहीं लगता इंग्लिश से। तो चलिए वो क्यों नहीं लगता, वो आपको लेक्चर समाप्त होने के बाद सब समझ में आ जाएगा। अभी हम पढ़ लेते हैं, बस बिल्कुल फोकस से आपको पढ़ना है। तो हम स्टार्ट करते हैं रूट वर्ड्स। तो रूट वर्ड में पहला वर्ड है सोमन। सोमन का मतलब होता है स्लीप। सोमन का मतलब होता है स्लीप। तो SOMN, सोमन का मतलब होता है स्लीप। स्लीप आप हिंदी में जानते हैं नींद। स्लीप का मतलब होता है नींद या सोना। ठीक, नींद या सोना। दूसरा वर्ड है हमारा पास लॉक या लॉक्यू। या तो लॉक बोले इसको या लॉक्यू बोले। इसका मतलब होता है स्पीक। स्पीक मतलब होता है बोलना। स्पीक मतलब होता है बोलना। ठीक है। एम्बुल, एम्बुल का मतलब होता है वॉक। वॉक मतलब होता है चलना। आपने एम्बुलेंस सुना होगा, तो एम्बुलेंस में भी एम्बुल आता है ना, तो एम्बुल का मतलब होता है चलना। ठीक, आगे चलते हैं। डेमो। डेमो का मतलब होता है पीपल। डेमो का मतलब होता है पीपल। ये डेमा है, डैम या डेमा। ठीक है, ये डैम या डेमा है। तो डैम या डेमा का मतलब होता है पीपल यानी लोग। ये आपका डेमोक्रेसी में भी आता है, लोकतंत्र। ठीक है, लोकतंत्र होता है ना डेमोक्रेसी का मतलब। तो डैम जहाँ भी आएगा उसका मतलब होता है लोग। अभी आप समझते चले मैं क्या सिखा रहा हूँ, आगे देखिएगा मैजिक, कितना फ़ायदा मिलेगा आपको। MB का मतलब होता है बोथ। बोथ मतलब दो। ओमनी का मतलब होता है ऑल। ऑल मतलब आप जानते हैं सब। पोटेंट का मतलब होता है पावर। पावर का मतलब होता है शक्ति या ताकत। मेरे साथ अभी समझते चले, ठीक है, मैं आपको दोबारा रिवाइज करा दूंगा। सिएंट का मतलब होता है नॉलेज मतलब ज्ञान। शिएंट का मतलब होता है नॉलेज मतलब ज्ञान। एवी का मतलब होता है बर्ड। एवी का मतलब होता है बर्ड मतलब पक्षी। ठीक है, एवी का मतलब होता है बर्ड मतलब पक्षी। पैथ का मतलब होता है फीलिंग। पैथ का मतलब क्या होता है,
फीलिंग, फीलिंग क्या होता है? भावनाएं, ठीक है, फीलिंग क्या होती है? भावनाएं। तो एक बार मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ, फिर देखिए कि कितने वर्ड हम बनाएंगे इससे। अच्छे से मेरे साथ याद करते चले, जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझते चले और मेरे साथ बोलें आप रिकॉर्डिंग में भी, ताकि आप जितने भी वर्ड मैं कराऊंगा वो आपके दिमाग में छप जाएंगे। सोमन का मतलब होता है स्लीप मतलब नींद, लॉक मतलब स्पीक मतलब बोलना, एम्बुल मतलब वॉक मतलब चलना, डेमा मतलब पीपल मतलब लोग, एम्बी मतलब बोथ मतलब दो, ओमनी का मतलब होता है ऑल मतलब सब, पोटेंट का मतलब होता है पावर यानी शक्ति, शिएंट का मतलब होता है नॉलेज यानी ज्ञान, एवी का मतलब होता है बर्ड यानी पक्षी, पैथ का मतलब फीलिंग होता है यानी भावनाएं। एक वर्ड और लिख लीजिए एपी, ये आगे आ जाएगा हमारा। एपी का मतलब होता है बी से रिलेटेड, मधुमक्खी से रिलेटेड। एपी का मतलब होता है API, एपी। एपी का मतलब एपीफिज नहीं होता, एपी का मतलब होता है मधुमक्खी से रिलेटेड। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब वर्ड बनाते हैं, देखिए कि कैसे आप खुद बना लोगे। अगर आपने वर्ड समझे हैं, लिखे हैं, तो आप खुद बना लोगे। देखिए सोमन लोक्विस्ट, अगर किसी भाई साहब को जिनको रूट वर्ड्स की नॉलेज ना हो, आप सोमन लोक्विस्ट बता दो। किसी से पूछना सोमन लोक्विस्ट क्या होता है, वो कहेगा पागल है क्या क्या बोल रहा है, कौन सी भाषा बोल रहा है। लेकिन आप देखो, आपको सारे मतलब ये अजीब से जो है आपको याद हो गए, क्योंकि आपने रूट वर्ड समझ लिए। देखिए सोमन लोक्विस्ट हमें नहीं पता था, लेकिन अब पता चल जाएगा इसका मतलब क्या होता है। सोमन मतलब नींद, लॉक मतलब बोलने से रिलेटेड, ठीक है, लिखवाया था ना मैंने, लॉक मतलब बोलने से रिलेटेड, LOQ, लॉक मतलब बोलने से रिलेटेड। तो सोमन लोक्विस्ट LO हो जाएगा, LOQUIEST, सोमन लोक्विस्ट हो जाएगा वन हु स्पीक्स इन स्लीप। ठीक, तो कैसे याद रखेंगे? सोमन मतलब बोलना लिखवा रखा है, लॉक मतलब बोलना, सॉरी सोमन मतलब नींद लिखवाया था ना आपको, सोमन मतलब नींद, लॉक मतलब होता है बोलना, लॉक मतलब होता है बोलना। तो नींद में बोलने वाला व्यक्ति, तो सोमन लोक्विस्ट क्या हो जाएगा? नींद में बोलने वाला व्यक्ति। तो इसको हम या तो ये बोल सकते हैं जिसे नींद में चलने की आदत हो, या ये बोल सकते हैं जो नींद में बोलता हो या बोलने की बीमारी हो। तो इतना आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब आप भूल के दिखाएं, आप नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, सोमन लोक्विस्ट आपको दिमाग में रहेगा। सोमन मतलब नींद में, लॉक मतलब बोलना, तो सोमन लोक्विस्ट हो गया नींद में बोलने वाला आदमी। IST जहाँ भी लगता है इसका मतलब होता है पर्सन, IST जहाँ भी लग गया उसका मतलब क्या होता है? पर्सन। तो ऐसा पर्सन जिसे नींद में बोलने की आदत हो। देखिए ऐसी सोमन एम्बुलिस्ट बनाए। सोमन मतलब नींद, एम्बुल मतलब चलना, सोमन मतलब नींद, एम्बुल हमने लिखा था चलना, IST मतलब पर्सन। तो एक ऐसा पर्सन जिसे नींद में चलने की आदत या बीमारी हो। नेक्स्ट है इंसोम्निया। तो इंसोम्निया की बात करते हैं। आपको मैंने सोमनिया का मतलब बता दिया, सोमन का मतलब क्या होता है? सोने से रिलेटेड। तो सोमन का मतलब होता है सोने से रिलेटेड। अब देखिए किसी भी वर्ड से पहले इन लगाते हो तो नेगेटिव हो जाता है। जैसे कि एक्सपेंसिव मतलब महंगा, इनएक्सपेंसिव मतलब सस्ता। तो एक्सपेंसिव से पहले अगर मैं इन लगा देता हूं तो उसका मतलब उल्टा हो जाता है। अब जैसे एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता, अगर मैं इन लगा दूं एबिलिटी से पहले, इनएबिलिटी, तो मतलब हो जाएगा अयोग्यता। तो इन किसी भी चीज को नेगेटिव कर देता है। तो सोमन का मैंने मतलब बता दिया आपको, सोना, नींद, है ना। तो इन मतलब हो जाएगा उल्टा, मतलब नींद ना आना या नींद ना आने की बीमारी, ठीक है, या नींद के ना आने के कारण परेशान होना। तो इनसोम्निया का मतलब होता है इनएबिलिटी टू स्लीप, नींद ना आना। मुझे लगता है बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो आप तीनों आपके दिमाग में ये छप गए होंगे। अगला है एम्बुलेंट। मैंने आपको बताया जहां पर भी वर्ड एम्बुल हो, एम्बुल का मतलब होता है चलने से रिलेटेड। कहीं पर भी एम्बुल आ गया आपका वर्ड, आपको मान के ये चलना है कि आपका इसका मतलब होगा चलने से रिलेटेड। एम्बुलेंस चलने से रिलेटेड, चलती है ना एम्बुलेंस, दौड़ती है, स्पीड से चलती है। तो एम्बुलेंट का मतलब होता है वॉकिंग एंड मूविंग अराउंड, वॉकिंग एंड मूविंग अराउंड। अगर आप कहीं पर चल रहे हैं या किसी चीज़ के चक्कर काट रहे हैं तो उसको हम कहते हैं एम्बुलेंट। ठीक है, तो जैसे मैं नॉर्मल ऐसे चल रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ? एम्बुलेंट। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो वॉकिंग और मूविंग अराउंड, वॉकिंग एंड मूविंग अराउंड, जब हम कहीं चलते हैं और चक्कर काटते हैं तो उसको हम कहते हैं एम्बुलेंट। याद करने के तरीका आपको मैंने बता दिया, रूट वर्ड आपको याद करा दिया कि एम्बुल जहाँ भी आएगा उसका मतलब होता है चलने से रिलेटेड। अगला है एम्बुलेंस। आप जानते हैं व्हीकल कैरिंग पेशेंट। ठीक है, कैसे, ये तो आपको सभी पता है, लेकिन इससे आपको ध्यान ये रखना है, इसमें एम्बुल वर्ड आ रहा है तो आपको याद रहेगा एम्बुलेंस में भाई एम्बुल वर्ड आता है, इसका मतलब चलने से रिलेटेड होता है। तो ऐसे ही हम और वर्ड बना सकते हैं, जैसे हमने एम्बुलेंट बना दिया। ठीक है, तो बहुत सारे वर्ड हैं, हम धीरे धीरे सारे वर्ड्स को आज देखेंगे। इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का सेशन चल रहा है। यकीन मान के चलिए 75 अगर आप कर लेते हैं तो बाकी पढ़ने में आपको आसानी होगी। बाकी जब आप बुक से पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा कि यार वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इट्स नॉट अ बिग गेम टू क्वालिफाई एनी एग्जाम इफ़ वी लर्न इट सीरियसली। ठीक है, अगर आप सीरियसली इन चीज़ों को पढ़ेंगे तो एग्जाम क्वालिफाई करना आपके लिए बड़ा गेम
नहीं बन जाएगा। आगे चलते हैं, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में डैम वर्ड पढ़ा, डैम हमने पढ़ा, डैम का मतलब क्या होता है लोग, और क्रेसी का मतलब होता है शासन। क्रेसी जहां भी आ गया इसका मतलब होता है शासन, तो लोगों के द्वारा शासन यानी रूल ऑफ द पीपल यानी लोकतंत्र। हिंदी में बात करें तो इसको कहेंगे हम लोकतंत्र। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगला है डेमागोगे। तो डेमा मतलब होता है पीपल, अभी याद करवाया आपको। गोगे का भी लिख ले, गोगे का मतलब होता है लीडर। डेमा मतलब पीपल, सॉरी, डेमा मतलब पीपल और गोगे मतलब होता है लीडर, यानी लोगों का लीडर यानी नेता। लोगों का लीडर कौन होता है? नेता। तो लीडर हु विंस सपोर्ट बाई एक्साइटिंग इमोशन, ठीक है, एक्साइटिंग इमोशन ऑफ पीपल। मतलब मैं आपको समझा देता हूं, भड़काऊ भाषण देने वाले नेता को डेमागोग कहते हैं। नॉर्मल नेता होगा तो लीडर कहेंगे, लेकिन ऐसा नेता जो अपना वोट पाने के लिए लोगों के इमोशन से खेलता हो, लड़ाइयाँ करवाता हो, हिंदू मुस्लिम में लड़ाई करा दी, कास्ट बेस पे लड़ाई करा दी, तो ऐसे नेता को हम कहते हैं डेमागोगे, ठीक है। डेमा मतलब पीपल, गोगे मतलब लीडर, लोगों का लीडर, और ऐसा लीडर जो सेल्फिश होगा, जो वोट के लिए लोगों में लड़ाई झगड़े कराता होगा। अगला है एम्बिगुअस। एम्बी मतलब मैंने आपको बताया दो, ठीक है, एम्बी मतलब दो, ठीक है। तो ओ यू एस पर्सन के लिए यूज़ होता है, ओ यू एस और आई एस टी किसके लिए? पर्सन के लिए यूज़ होता है। याद करने का तरीका समझे, मान लीजिए आप जा रहे हैं, आपके पास दो रास्ते हैं, तो आप एम्बिगुअस हो जाएंगे। दो है ना रास्ते, अब आपको पता नहीं कहाँ जाना, मुझे राइट जाना है लेफ्ट जाना, तो आप डाउटफुल हो गए। क्या हो जाओगे? डाउटफुल, संशय में रहोगे आप, ठीक है, कन्फ्यूज़ हो जाओगे आप। क्या हो जाओगे? कन्फ्यूज। तो एम्बिगुअस का मतलब होता है डाउटफुल, कन्फ्यूज। तो दो से याद कर सकते हैं, जब आदमी के पास दो रास्ते होते हैं तो जनरली वो कन्फ्यूज हो जाता है। डेमोमेनिया। देखिए, डैम मतलब लोग, मेनिया मतलब पागलपन। देखिए, मेनिया और फोबिया दो वर्ड आएंगे, तो मेनिया का मतलब जहाँ भी आएगा उसका मतलब होता है पागलपन, ऑब्सेशन इंग्लिश में कहते हैं। और अगर फोबिया आता है तो फोबिया का मतलब होता है डर, ठीक है। तो मेनिया मतलब पागलपन यानी ऑब्सेशन, और फोबिया मतलब डर। तो डेमा मतलब लोग, तो डेमोमेनिया मतलब एक्सेसिव अटैचमेंट विथ पीपल, लोगों से अत्यधिक लगाव यानी लोगों के लिए पागलपन, ठीक। और डेमोफोबिया का मतलब क्या होता है? एक्सेसिव फियर ऑफ पीपल, लोगों से डर। तो डेमोफोबिया का मतलब होता है लोगों से डर। मुझे लगता है इतना आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं एम्बीवैलेंट। देखिए, एम्बी का मतलब होता है दो, एम्बी का मतलब होता है दो, वैलेंट का मतलब फीलिंग्स कह सकते हैं आप, ठीक है। वैलेंट का मतलब क्या होता है? फीलिंग कह सकते हैं आप। एम्बी का मतलब दो, वैलेंट का मतलब फीलिंग हो गया। तो ऐसी फीलिंग्स, दो फीलिंग्स हैं, दो विचार आए आपके दिमाग में, ठीक है, और दोनों ही एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, तो आप एम्बिवैलेंट हो जाएंगे। मैं समझा दूंगा, बेसिक से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कॉन्ट्राडिक्टरी क्या होता है, ये क्या होता है? देखिए, आपके पास दो ऐसे विचार हैं कि एक विचार आपको चुनना पड़ेगा, दोनों एक साथ आप नहीं कर सकते। जैसे कि आपके मन में दो विचार आए, मान लीजिए या तो है कि आज मूवी देखने जाऊंगा, या आज जो है मैं घर पे बैठ के पढ़ाई करूंगा। तो दोनों काम एक साथ हो सकते हैं? नहीं हो सकते। सिनेमा में जाओगे तो वहाँ पढ़ नहीं सकते, और घर बैठोगे तो सिनेमा थोड़ा ना आ जाएगा घर पे, ठीक है। तो दो ऐसे काम, दो ऐसी फीलिंग्स जो एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करती हूँ, मतलब एक के बिना दूसरी नहीं होंगी, ठीक है, एक साथ दोनों काम नहीं हो सकते, तो उसको हम कहते हैं एम्बीवैलेंट। ऐसी स्टेज को कहते हैं हम एम्बीवैलेंट, हैविंग टू अपोजिंग फीलिंग्स एट सेम टाइम, एक ही समय में दो अपोजिट फीलिंग हो तो हम कहते हैं एम्बीवैलेंट। अगला है एवियरी। एवियरी का मतलब क्या होता है? एवी का मतलब मैंने आपको चिड़िया बताया ना, एरी का मतलब होता है प्लेस, एरियम का मतलब होता है प्लेस, एक्वेरियम हो गया जैसे, है ना, एरी या एरियम, एरियम या एरी, इसका मतलब होता है प्लेस। तो जैसे एक्वेरियम में भी एरियम आता है, ठीक है, तो इसका मतलब होता है प्लेस। एवी मतलब पक्षी, एरी मतलब प्लेस, तो ऐसा प्लेस जहां पर चिड़िया को रखा जाता हो। अ प्लेस फॉर बर्ड्स कर लीजिए इसको, अ प्लेस फॉर बर्ड्स, ठीक। ऐसी एक एपियरी होता है, एपियरी। एरी मतलब प्लेस, एपी मैंने लिखा था आपको बी, तो अ प्लेस फॉर बीज, ठीक है, प्लेस फॉर बीज, जहां मधुमक्खियों को रखा जाता है, प्लेस फॉर बीज हो जाएगा एपियरी का मतलब। तो ऐसे ही एवियरी का मतलब क्या हो जाएगा? एवी मतलब बर्ड, अ प्लेस फॉर बर्ड्स। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगला है एविएशन। एविएशन क्या होता है? एविएशन आपने सुना होगा, मुझे एविएशन में जाना है, लोग कहते हैं मुझे एविएशन में जाना है, मुझे पायलट बनना है, ठीक है, मुझको पायलट बनना है, मुझको प्लेन उड़ाने हैं। तो एविएशन एक इंडस्ट्री होती है जहाँ पर या तो प्लेन्स ऑपरेट करे जाते हो, जैसे आपके एयरपोर्ट हो गए, ठीक है, आईजीआई इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया, या तमाम तरीके के एयरपोर्ट हो गए, तो वो भी क्या है? एक एविएशन का पार्ट है, जहाँ पर एयरप्लेन्स ऑपरेट होते हो, एक जगह से दूसरी जगह जाते हो,
या एयरक्राफ्ट जहाँ पर बनते हो, हवाई जहाज, उसे भी एविएशन कहेंगे। तो एविएशन का मतलब होता है एक प्रकार की इंडस्ट्री हो गई कि भैया जहाँ पर हवाई जहाज या तो ऑपरेट होते हो या बनाए जाते हो। तो आपको समझ में आ गया। एवी से याद रख सकते हैं आप, एवी का मतलब पक्षी, और हवाई जहाज भी एक तरह का पक्षी के डिज़ाइन में बनता है। आपको ये बात पता है कि हवाई जहाज भी एक पक्षी के डिज़ाइन में बनता है। तो एविएशन का मतलब हो गया आर्ट ऑफ डिज़ाइनिंग और ऑपरेटिंग एयरक्राफ्ट। मुझे लगता है आप ज़िंदगी में अब नहीं भूलेंगे कि एविएशन का मतलब क्या होता है, अगर आप ध्यान से मेरी बातों को समझ रहे हैं और सुन रहे हैं। अगला है ओमनी प्रेजेंट। ओमनी का मतलब ऑल होता है, सब। ओमनी का मतलब होता है ऑल यानी सब। प्रेजेंट मतलब उपस्थित, कहते हैं ना प्रेजेंट मैम, राहुल प्रेजेंट मैम, गौरव प्रेजेंट मैम, नेहा प्रेजेंट मैम। तो इसलिए ओमनी का मतलब सब, प्रेजेंट मतलब उपस्थित, जो हर जगह उपस्थित हो। ओमनी प्रेजेंट हो जाएगा वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, जो हर जगह उपस्थित हो। ये भगवान के लिए यूज होता है, ओमनी पोटेंट, ओमनीशिएंट, ओमनी पोटेंट, ओमनीशिएंट और ओमनी प्रेजेंट, तीनों वर्ड भगवान के लिए यूज होते हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि इसका मतलब क्या होता है। ओमनी प्रेजेंट मतलब जो हर जगह प्रेजेंट हो, ओमनी मतलब सब, पोटेंट मतलब पावर यानी जो सर्वशक्तिमान हो, ठीक है। पोटेंट का मतलब क्या होता है, पावर। ओमनी मतलब सब यानी सर्वशक्तिमान, इंग्लिश में कहेंगे इनफाइनाइट इन पावर, जिसके पास पूरी ताकत है, ऑल माइटी है जो, ठीक है, ऑल पावरफुल है जो। सॉरी, स्टार्ट करते हैं अगला वर्ड, ओमनीशिएंट, ठीक है, ओमनीशिएंट। अच्छा एक बात और बताना चाहूँगा, मैं आपको लिखने का टाइम इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि देखिए समय कम है। आपको क्या करना है ना, इस लेक्चर को बस सुन लेना है और एक बार एग्जाम से पहले सुन लेना है, तो आपका बेस अच्छा तैयार हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि यही सफिशिएंट है, इसके बाद आपको पढ़ना है, लेकिन इसको आप लेक्चर को पढ़ के आप चीज़ों को पढ़ेंगे ना तो बड़ा मजा आएगा आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। इस बात की मैं गारंटी देता हूँ इस लेक्चर को सुनने के बाद, ठीक है, आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अच्छे लगने लगेंगे। ओमनीशिएंट, ओमनी मतलब सब, शिएंट मतलब होता है नॉलेज। साइंटिस्ट में भी साइंस आता है ना, ये वर्ड शिएंट, साइंस में भी आता है शिएंट, ठीक है। तो इसका मतलब होता है नॉलेज, साइंस में भी नॉलेज होती है और साइंटिस्ट में भी नॉलेज होती है, नॉलेज, ठीक है, नॉलेज, KNOWLEDGE। ओमनी मतलब सब, शिएंट मतलब नॉलेज, तो जिसके पास सब जानकारी, वन हु नोज एवरीथिंग, इसे हिंदी में कहते हैं सर्वज्ञाता, ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं सर्वज्ञाता, जो सब कुछ जानता हूं। अगला है सिंपैथी। सिंपैथी, देखिए पैथी का मतलब फीलिंग होता है ना, सिंपैथी का तो मतलब आपके पास, आपको वैसे ही पता है कि किसी पे दया आ गई तो उसको हम सिंपैथी कहते हैं, दया भावना, ठीक है। लेकिन पैथ वर्ड देखिए, इसमें पैथ वर्ड आ रहा है, मुझे तो ये याद रखना है कि पैथ का मतलब क्या होता है, फीलिंग्स, ठीक है। सिंपैथी का मतलब आप सभी जानते हैं फीलिंग और सपोर्ट होता है, ठीक है, यानी दया, ठीक। तो पैथ इसमें याद रखें, पैथ का मतलब होता है फीलिंग, क्योंकि आगे पैथ के और भी वर्ड आपके आएंगे। जैसे कि आ गया एपैथी, देखिए पैथ का मतलब फीलिंग, ए लगा देते हो किसी चीज़ से पहले या इन लगा देते हैं तो नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो अगर ए लगा देते हैं तो नेगेटिव, पैथ मतलब फीलिंग, ए लगा दिया तो नेगेटिव हो जाएगा, मतलब लैक ऑफ फीलिंग, फीलिंग ना होना, भावना ना होना, ठीक है, लैक ऑफ इंटरेस्ट या लैक ऑफ फीलिंग। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगला है एम्फीफीबियम। अच्छा पैथ से ऐसा नहीं कि यही वर्ड है, और भी वर्ड बन सकते हैं, अगर मैं आपको बना के दिखाऊं तो पैथ से पैथोलॉजिस्ट भी बन जाएगा, ठीक है। तो पैथ का मतलब दो होता है, एक तो फीलिंग होता है और एक डिजीज़ भी होता है। तो पैथोलॉजिस्ट कौन होते हैं, ऐसे डॉक्टर जो डिजीज़ को देखते हो, बिल्कुल जो डिजीज़ के नेचर को बताते हो। ऐसे कौन से डॉक्टर होते हैं, आप खून की जांच कराने जाते हैं तो वो जो डॉक्टर होते हैं वो पैथोलॉजिस्ट होते हैं, मतलब वो आपके ब्लड के सैंपल देख के बता देंगे कि आपको क्या बीमारी है। तो ऐसे डॉक्टर को हम बोलते हैं पैथोलॉजिस्ट, ठीक है, नई चीज़ पता चली, ठीक। तो ऐसे जो डॉक्टर के हम तो ये कह देते हैं भाई खून की जांच लिखी डॉक्टर ने, खून की जांच करवाने लैब पे चल रहे हैं, लेकिन हमें कहना चाहिए हम पैथोलॉजिस्ट के पास जाना है ताकि वो रिपोर्ट में हमें बताए कि हमें क्या बीमारी है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगला है एम्फीबियन, सॉरी एम्फीबियंस, सॉरी एम्फीबियंस, एम्फीबियन कौन होते हैं, लिविंग ऑन बोथ अर्थ एंड वाटर, ठीक है। ऐसे जानवर जो जमीन पर और पानी पर दोनों पर रहते हो, जैसे कि क्रोकोडाइल हो गया, फ्रॉग हो गया, ठीक है। कौन से जानवर हो गए, जैसे जो पानी पर रहते हैं और ज़मीन पर रहते हैं, जैसे आपका क्रोकोडाइल हो गया, मगरमच्छ, वो पानी पर भी रह सकता है और ज़मीन पर भी रह सकता है, ठीक है। ऐसी और कौन सा जानवर हो गया जो आपका पानी, जैसे आपका हो गया फ्रॉग हो गया, ठीक है। और कौन सा हो गया, पेंगुइन्स हो गई, ठीक है। तो ऐसे जानवर जो पानी में भी रह सकते हैं और ज़मीन पर भी रह सकते हैं, ऐसे को हम कहते हैं एम्फीबियंस, क्या कहते हैं, एम्फीबियंस। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं।
आगे है रूट वर्ड है अगला साइड। साइड का मतलब होता है किलिंग। साइड का मतलब क्या होता है? किलिंग। किलिंग मतलब हत्या, ठीक है। साइड का मतलब होता है किलिंग यानी हत्या। अब देखिए कितने प्रकार की हत्या हैं। आपको एक कुछ भी रटने की जरूरत नहीं, ऐसी ट्रिक बताऊंगा आपको कि जिंदगी भर आप ये सारी हत्याएं नहीं भूलेंगे। मैट्रीसाइड, साइड मतलब होता है हत्या। मैट्री, देखिए माता को संस्कृत में बोलते हैं मात्र। माता को संस्कृत में बोलते हैं मात्र, ठीक है। माता को संस्कृत में बोलते हैं मात्र। तो देखिए वर्ड आ रहा है मात्र, और साइड मतलब होता है किलिंग यानी माता की हत्या। मात्र ई साइड, मैट्रीसाइड, किलिंग ऑफ मदर, ठीक है। पिता को पितृ बोलते हैं संस्कृत में, क्या बोलते हैं? पिता को क्या बोलते हैं? पितृ बोलते हैं। पिता को संस्कृत में क्या बोलते हैं? पितृ बोलते हैं। तो देखिए पैट्री वर्ड आ रहा है ना, तो पैट्री साइड मतलब किलिंग यानी किलिंग ऑफ फादर। तो मैट्रीसाइड किलिंग ऑफ मदर, पैट्रीसाइड किलिंग ऑफ फादर। मुझे लगता है ये ध्यान रहेगा आपको। और यहाँ से आपको एक बात और पता चली कि इंग्लिश जो है संस्कृत के वर्ड से डेवलप की गई है, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात यहाँ से क्लियर होती है इन दो वर्ड से कि इंग्लिश जो है इसका जो रूट है कहीं ना कहीं संस्कृत है। देखिए मात्र, मैट्रीसाइड, ठीक है। पैट्र, पितृ को बोला इन्होंने पैट्र, पैट्रीसाइड किलिंग ऑफ फादर, किलिंग ऑफ फादर, ठीक है। इसको कर लीजिए किलिंग ऑफ फादर। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। अगला है पेरीसाइड। पेरी मतलब होता है पेरेंट्स। पेरी मतलब होता है पेरेंट्स यानी माता पिता, ठीक है। पेरेंट्स होता है ना, PARENTS, तो पैर ले लिया शुरू का इन्होंने वहाँ से। और साइड मतलब किलिंग यानी किलिंग ऑफ पेरेंट्स। तो मुझे लगता है 3 वर्ड आपको अच्छे समझ में आ गया। मैट्रीसाइड मात्र आ रहा है इसमें, पैट्रीसाइड पितृ आ रहा है इसमें, और पेरीसाइड पेरेंट्स के 3 वर्ड आ रहे हैं शुरू के, तो किलिंग ऑफ पेरेंट्स हो जाएगा। अगला है फ्रेटरीसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ ब्रदर। कैसे याद रखेंगे? अगर आपने स्कूल में स्टार्टिंग में सुना होगा फ्रेटर्निटी, अगर आपने फ्रेटर्निटी वर्ड सुना है अच्छी बात है, नहीं सुना तो मैं बता दूं, फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा। तो इसमें भाई वर्ड आ रहा है ना, तो फ्रेट का मतलब होता है भाई, और साइड का मतलब होता है किलिंग यानी किलिंग ऑफ ब्रदर यानी भाई की हत्या। तो माता की हत्या मैट्रीसाइड, और फादर की हत्या पैट्रीसाइड, पेरेंट्स की हत्या पेरीसाइड, ब्रदर की हत्या फ्रेटरीसाइड। सोरोसाइड होता है सिस्टर की हत्या। देखिए इसे कैसे याद रखेंगे? हम अपना दुख किसके साथ बांटते हैं? अपनी सिस्टर के साथ बांटते हैं जनरली, कोई भी बात होती है, ठीक है। तो सोरो किसके साथ बांटा जाता है? सिस्टर के साथ। उसी की इस गधे ने कर दी हत्या, ठीक। साइड मतलब किलिंग, सोरो मतलब सिस्टर। तो सोरो किसके साथ बांटा जाता है? सोरो किसके साथ बांटा जाता है? ये आर हटा दीजिए। सोरो साइड, ठीक है। सोरो साइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ सिस्टर, किलिंग ऑफ सिस्टर। सोरो साइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ सिस्टर। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। अगला है सुसाइड। सुसाइड तो आप सभी जानते हैं किलिंग ऑफ वन सेल्फ होता है, खुद की हत्या को हम सुसाइड कहते हैं। तो मुझे अच्छे से लगता है कि आपको ये सारे वर्ड क्लियर होंगे। मैट्रीसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ मदर, पैट्रीसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ फादर, पेरीसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ पेरेंट्स, फ्रेटरीसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ ब्रदर। सोरो दुख कौन बांटता है? सिस्टर बांटती है। तो सोरोसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ सिस्टर, सुसाइड का मतलब होता है खुद की हत्या। मुझे लगता है अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। सॉरी। अगला है युक्सोरीसाइड। देखिए युक्सोरीसाइड का याद करने का तरीका, यूएक्स कहीं भी वर्ड आए ना इसका मतलब वाइफ होता है। आपका यूएक्स वर्ड आ गया तो इसका मतलब होता है वाइफ। तो युक्सोरीसाइड का मतलब हो जाएगा किलिंग ऑफ वाइफ। एक बहुत अच्छा वर्ड बताता हूँ आपको, युक्सोरीसाइड। युक्सोरियस होता है एक वर्ड, ठीक है। OUS मैंने बताया पर्सन, UX मतलब वाइफ। तो ये कौन होता है? वन हु इज़ फॉन्ड ऑफ वाइफ, जो अपनी वाइफ से अत्यधिक लगाव रखता हो। पत्नी प्रेमी कहते हैं इसको, यानी अगर गलत शब्द में कहें इसको कहते हैं जोरू का गुलाम। ये तो जोरू का गुलाम है, ठीक है। यानी अपनी पत्नी की सुनता है, जो कह देगी वही मानेगा। तो वो कौन होते हैं? युक्सोरियस, ठीक है। तो ये आप जीवन में नहीं बोलने वाले वर्ड, ठीक है। तो युक्सोरियस मतलब होता है जोरू का गुलाम। युक्सोरीसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ वाइफ, ये मैंने आपको बता दिया। अगला है मैरिटीसाइड, ठीक है। मैरिटीसाइड होता है किलिंग ऑफ हस्बैंड, पति की हत्या। याद कैसे करेंगे? मेरिट, मेरिट होती है ना, एग्जाम में मेरिट आती है, तो मेरिट मतलब टॉप पर ले जाती है आपको, एग्जाम क्वालिफाई कराती है। तो इससे आप ऐसे याद रख सकते हैं कि भाई अगर घर अच्छे से चलना है तो पत्नी की नज़र में अपनी मेरिट अच्छी रखनी पड़ेगी, ठीक है। अपने मार्क्स अच्छे रखने पड़ेंगे, तो अपनी मेरिट पत्नी की नज़र में अच्छी रखनी पड़ेगी। तो मैं आपको साथ साथ ट्रिक भी बता रहा हूँ, ऐसे नहीं कि रूट वर्ड बता दिया और हो गया काम। मैं आपको ट्रिक भी बता रहा हूँ, ठीक है। इसको एक बार और देखेंगे और अच्छे से समझ में आएगा सेशन। सेटिसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ वेल्स।
वेल्स आप जानते हैं, वेल्स आप जानते होंगे, बड़ी मछली को क्या कहते हैं, वेल्स, ठीक है। जैसे ब्लू वेल होगी वो सबसे बड़ी मछली होती है, वेल होगी उससे थोड़ी छोटी वेल होगी, लेकिन वो भी बहुत बड़ी मछली होती है। तो आपने देखा होगा कि जब वेल ऊपर निकलती है, पहले तो नीचे ही रहती है, जब ऊपर निकलती है तो बहुत सा एक आवाज़ सी छोड़ती है, जू, पूरा पानी छोड़ती है और साथ में आवाज़ आती है जू, तो एक तरह की सीटी बजाती है। क्या बजाती है, सीटी। तो सीटी साइड, सीटी, सीटी से याद रखेंगे, सीटी बजाती है, कौन बजाती है, वेल। तो आपको याद रहेगा सीटी साइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ वेल्स। मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और याद भी हो गया होगा। अगला है इंसेक्टिसाइड, ठीक है। इंसेक्ट मतलब कीड़े मकोड़े, साइड मतलब हत्या, तो किलिंग ऑफ इंसेक्ट सिंपल है, यानी कीड़े मकोड़े की हत्या। जर्मीसाइड, जर्म्स भी क्या होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, तो किलिंग ऑफ जर्म्स। अब जर्म्स और इंसेक्ट में अंतर क्या होता है, जर्म्स, एक इंसेक्ट तो हो गए आपके कीड़े जो आपको दिख रहे हैं, जर्म्स हो गए कीटनाशक जो आपको, जर्मीसाइड हो गया कीटनाशक, ठीक है, यानी जो आपके आंखों से नहीं दिखते वो होते हैं जर्म्स, ठीक है। कहते हैं ना, अरे इस पे तो बहुत सारे जर्म्स लग रहे हैं, इस पे तो बहुत सारे जर्म्स होंगे, मेरे हाथ में तो बहुत सारे जर्म्स होंगे, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो हमें नहीं दिखते हैं, और जो दिख रहे हैं वो कीड़े हो गए। तो जो दिख रहे हैं वो इंसेक्ट हो गए, कीड़े मकोड़े, और जो नहीं दिख रहे हैं वो जर्म्स हो गए, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होना इंसेक्टिसाइड और जर्मीसाइड में, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं। अगला है जेनोसाइड। जेनोसाइड, साइड मतलब होता है हत्या, और जीन मतलब होता है जीन्स। जीन्स आप समझते हैं, जनरेशन, जीन से याद कर सकते हैं जनरेशन से। देखिए जीन क्या होता है, अब हम इस पे विचार करेंगे और एक छोटी सी कहानी सुनेंगे, 10-15 सेकंड की, ताकि आपको कुछ चीज़ें क्लियर हो जाए। देखिए 2 न्यूक्लियर अटैक हुए थे, हिरोशिमा और नागासाकी के, ठीक है। तो उसमें यह भी पाया जाता है कि उस टाइम अटैक कब हुआ था, आज से 60-70 साल पहले, 80 साल पहले, है ना, 1945 में हुआ था ना हमला नागासाकी पे और हिरोशिमा पे। तो 1945 की बात है, लेकिन उनकी जो जनरेशन है वो आज भी अपाहिज पैदा होती है कुछ लोगों की, समझ रहे हैं आप, मतलब उस टाइम इफेक्ट हुआ, तो आज की जनरेशन पे क्यों प्रभाव पड़ रहा है, आज के उनके पोते हो गए, ठीक है, पोते के भी लड़के हो गए, वो भी कुछ उनमें से विकलांग पैदा होते हैं, ठीक है, दिव्यांग पैदा होते हैं। तो उसका कारण क्या है, उसका कारण है उनके अंदर जो जीन है, संरचना है जो अंदर की, वो गड़बड़ा गई। तो जो उनकी जीन है वो क्या हो गई, गड़बड़ा गई। तो जीनोसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ रेसेस, पूरी रेस को खत्म कर दिया, ठीक है, पूरी ही रेस को खत्म कर दिया। इसे हिंदी में कहते हैं नरसंहार। तो आपको कहानी से अब हमेशा याद रहेगा, ठीक है, नरसंहार। अब मैंने जो आपको कहानी बताई है आपको याद रहेगा, या तो आप जीन से समझ सकते हैं, या इसको जीन को पढ़ सकते हैं आप जेनरेशन, जनरेशन, ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, जनरेशन क्या होती है, पीढ़ियाँ, तो पीढ़ी से भी याद कर सकते हैं, जनरेशन से या जीन से। किलिंग ऑफ रेसेस, सबको मार डाला, नरसंहार कर दिया, ठीक है, नरसंहार कर दिया, ठीक। तो जीन क्या होता है, बेसिकली एक हमारे बॉडी में चीज़ होती है, ठीक है, हमारे अंदर पाई जाती है, जो हमारी एक्टिविटीज़ को आने वाली जनरेशन में ट्रांसफ़र करती है, ठीक है। मान लीजिए मेरी कोई आदत है, मैं बार बार गर्दन ऐसे झुकाता हूँ, तो इसकी भी संभावना है कि जो मेरा बच्चा होगा उसमें वो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो जाए, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन। वो किस में ट्रांसफ़र होती है, जीन में। खैर हमें इतना डीप में नहीं जाना क्योंकि हम साइंस नहीं पढ़ रहे, हमें बस जनरेशन से याद रख लेना है या जीन से याद रख लेना है। इसका मतलब होता है नरसंहार। मुझे लगता है बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अच्छा टाइम लिया इस पर क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, कई बार मल्टीपल टाइम्स ये आया है, इसलिए मैंने इस पर टाइम लिया, आपको स्टोरी भी बताई। अगला है होमिसाइड। होमिसाइड होता है किलिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो ऐसे याद रख सकते हैं, होम के अंदर इंसान ही रहते हैं, ठीक है, जानवर भी रहते हैं, वैसे पाल लेते हैं, तो जनरली होम के अंदर इंसान होते हैं, तो इंसानों की हत्या, किलिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स। फंगीसाइड, फंगस होता है, किलिंग ऑफ फंगस, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, किलिंग ऑफ फंजाई या फंगस। इन्फेंटिसाइड, ठीक है। अब 2 वर्ड हैं, एक होता है इन्फेंटिसाइड और एक और लिख देता हूं मैं आपको, एक होता है फीटिसाइड। इन दोनों में अंतर आता है वैसे, इसलिए आप क्लियर करके चलें सभी लोग, ठीक। इन्फेंट और फीटस में क्या अंतर होता है, देखिए बच्चे का अगर जन्म नहीं हुआ तो उसे हिंदी में बोलते हैं भ्रूण, अगर बच्चा गर्भ में है उसे बोलते हैं भ्रूण, इंग्लिश में बोलते हैं फीटस, इंग्लिश में बोलते हैं फीटस। और अगर जन्म हो गया तो उसको बोलते हैं इन्फेंट, ठीक है, और हिंदी में बोलते हैं शिशु। तो याद रखें, इन्फेंट का मतलब होता है शिशु, जन्म हो गया है, और अगर जन्म नहीं हुआ तो उसको बोलते हैं इंग्लिश, हिंदी में भ्रूण, इंग्लिश में बोलते हैं फीटस। तो अब याद रखें कि इन्फेंटिसाइड का मतलब हो गया किलिंग ऑफ बेबी या इन्फेंट, और फीटिसाइड का मतलब हो गया भ्रूण हत्या, किलिंग ऑफ फीटस। इतना सा डिफरेंस है, ये आप समझ के चलें।
वैसे इतना डीपली नहीं आएगा, आपको क्लिक करना है, ये सारे आपको याद ही हैं, सिंपल एज इट इज़ आएंगे। मैं तो थोड़ा डेप्थ में पढ़ाने की मेरी आदत है ताकि आपको दिमाग में रहे कि चीज़ें एक्चुअल में प्रैक्टिकल इंग्लिश क्या होती है, रटना नहीं है, मैं तो आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ चीज़ें क्या होती हैं। अगला एपीसाइड मैंने आपको पढ़ा दिया, एपी मतलब मधुमक्खी, साइड मतलब हत्या, किलिंग ऑफ बीज, मधुमक्खियों की हत्या। एविसाइड भी मैंने आपको बता दिया, साइड मतलब हत्या, एवी मतलब पक्षी, किलिंग ऑफ बर्ड्स, पक्षियों की हत्या। फिलीसाइड मतलब होता है किलिंग ऑफ चिल्ड्रन। देखिए याद करने का तरीका, भाई इंसान का जीवन कब फिल होता है, फिल से पकड़ो, फिल मतलब पूरा, संपूर्ण। इंसान का जीवन संपूर्ण कब होता है, जब उसका शादी हो जाती है और उसके बच्चे भी हो जाते हैं। तो इंसान का जीवन कब पूरा होता है, जब उसका जीवन फिल हो जाता है। तो फिल से याद कर सकते हैं, बच्चों को रिलेट कर लीजिए कि इंसान का जन्म पूरा जब माना जाता है, फिल जब उसके बच्चे भी हो जाते हैं और उसको ही उन्होंने मार दिया इसने। तो फिलीसाइड मतलब होता है किलिंग ऑफ चिल्ड्रन। मुझे लगता है बहुत अच्छे से आपको क्लियर होंगे इतने रूट वर्ड्स। चलिए कुछ रूट वर्ड्स हैं 4, इससे हम मल्टीपल वर्ड्स बनाने वाले हैं। तो रूट वर्ड्स देखिए आपके, थियो मतलब होता है गॉड यानी भगवान, आर्की जहाँ भी आएगा इसका मतलब रूल, क्रेसी का मतलब भी रूल, और पैन का मतलब होता है ऑल। ठीक है, एक वर्ड देखें पेनेसिया, कई बार आया है मैं तो कह रहा हूँ हजारों बार आ गया है, ठीक है, अन्य प्रकार के एग्जाम में मिला के कई बार रिपीट होता है। पेनेसिया, पेनेसिया, पैन मतलब होता है ऑल, लिखा है ना, पैन मतलब क्या होता है ऑल, यानी हर बीमारी का इलाज। हिंदी में कहते हैं इसको रामबाण, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, रामबाण। ठीक है, यानी हर बीमारी का इलाज, हर समस्या का इलाज, तो उसको हम कहते हैं पेनेसिया। बात समझ में आ गई आप? तो ये रूट वर्ड्स देखें एक बार, थियो जहाँ भी आएगा गॉड, आर्की या क्रेसी आएगा रूल यानी शासन, पैन मतलब होगा ऑल यानी सब। अब देखिए कितने वर्ड्स हम इससे बना लेंगे सॉरी। पैनथीज्म, पैन का मतलब क्या होता है ऑल, थियो का मतलब बताया मैंने आपको गॉड, तो वर्शिप ऑफ ऑल गॉड्स। तो अब ये मत सोचिए थी आ रहा है इसमें, थियो तो नहीं आ रहा सर, तो पूरा नहीं मिलाना आपको, ठीक है, इतनी अंडरस्टैंडिंग लानी पड़ेगी। पैन मतलब ये, थीज्म, थियोथीज्म मतलब वर्शिप ऑफ ऑल गॉड्स। ठीक है, क्लियर हो गया। अगला मोनोथीज्म, थीज्म हमने पढ़ा गॉड, मोनो मतलब होता है एक, मोनो का मतलब जहां भी होगा उसका मतलब होता है, मोनो का मतलब होता है एक, तो मोनोथीज्म मतलब वर्शिप ऑफ वन गॉड। पेनेसिया मैंने बता दिया आपको, क्योर ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स, सभी बीमारियों की समस्याओं का इलाज। अब है पेंडेमिक, ठीक है, पेंडेमिक क्या होता है, डिजीज अफेक्टिंग ऑल कंट्रीज, अगर बीमारी सभी जगह फैल जाए तो उसको हम पेंडेमिक कहते हैं। देखिए डिफरेंस मैं क्लियर कर देता हूँ, 3 वर्ड होते हैं, एंडेमिक, एपिडेमिक, एंडेमिक, एपिडेमिक और पेंडेमिक। कोरोना वायरस आपका शुरू हुआ वुहान से, तो जब तक ये वुहान में था तब तक ये एंडेमिक, जैसे ये पूरे चाइना में फैला और 1-2 देशों में और फैल गया तो ये हो गई एपिडेमिक, और ये पूरे देशों में फैल गया, सभी देशों में फैल गया, पूरे वर्ल्ड में फैल गया, तो अब ये हो जाती है पेंडेमिक। तो मुझे लगता है क्लियर हो गया, पैन मतलब ऑल, तो पेंडेमिक, डेमिक मतलब बीमारी, ठीक है, तो ऐसी बीमारी जो सभी जगह फैल जाए, तो डिजीज अफेक्टिंग ऑल कंट्रीज। तो ये मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अगला है थियोलॉजी, थियोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ रिलीजन, रिलीजन का अध्ययन, धर्म का अध्ययन को क्या कहते हैं। याद करने का तरीका, थियो का मतलब होता है गॉड, लॉजी का मतलब होता है किसी भी चीज़ का अध्ययन, लॉजी जहाँ भी आएगा इसका मतलब होता है स्टडी, थियो मतलब गॉड, तो गॉड की स्टडी यानी स्टडी ऑफ रिलीजन। ठीक है, गॉड की तो पढ़ाई नहीं करेंगे ना, धर्म की पढ़ाई करेंगे। ठीक, आगे चलते हैं। अगला है जी आपका थियोक्रेसी, थियो का मतलब होता है गॉड, क्रेसी का मतलब मैंने आपको बताया रूल। ठीक है, तो रूल बाई गॉड या गवर्नमेंट बाई गॉड, भगवान के द्वारा शासन। तो ये रूट वर्ड्स देख रहे हैं, रूट वर्ड याद है तो हमें सारे एकदम क्लियर हो जाएंगे। मोनार्ची, मोनो मतलब एक, आर की मतलब शासन, ठीक है, तो रूल बाई किंग और क्वीन, क्योंकि किंग और क्वीन अकेले ही तो शासन करेगा, ऐसा थोड़ा होता है 2 राजा होते हैं, ठीक है, एक ही राजा होता है। तो मोनो मतलब एक, आर की मतलब शासन, एक आदमी के द्वारा शासन मतलब राजा या रानी के द्वारा शासन सॉरी। ओटो का मतलब इससे अलग है, ठीक है, ओटो मतलब एक होता है और क्रेसी मतलब शासन, तो रूल बाई 1 पर्सन। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, मोनार्की आएगा तो आपको किंग या क्वीन लगाना है, ऑटोक्रेसी आएगा तो एक लगाना है आपको, एक आदमी के द्वारा शासन। ठीक है, ऑटो मतलब एक, जैसे ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक से याद रख सकते हैं, उसमें कोई एक ही चीज़ वर्क करेगी ना, एक ही मशीन। ठीक है, तो ऑटोमेटिक में या तो मशीन ही वर्क करेगी या हम वर्क करेंगे। ठीक है, तो ऑटो जहाँ भी आएगा इसका मतलब एक होता है, तो ऑटोक्रेसी का मतलब हो गया रूल बाई 1 पर्सन। डेमोक्रेसी, ये हमने कर लिया, गवर्नमेंट बाई पीपल। अगला है एरिस्टोक्रेसी देखिए एरिस्टो का मतलब होता है नोबल और क्रेसी का मतलब होता है रूल, तो रूल बाई नोबल्स।
अब ये नोबल्स समझते हैं हम, रूल नोबल्स क्या होगा, ठीक है। और एरिस्टो की कोई ट्रिक बना लीजिए ताकि आपको याद रहे, मैं आपको बना के दे देता हूँ। देखिए, राजा होता है, रानी होती है। राजा के जो रिश्तेदार होते हैं या खास आदमी होते हैं जो उसके दरबार में बैठे रहते हैं। पुरानी पिक्चरों में देखा होगा आपने या सीरियल्स में देखा होगा, एक राजा ऐसे बैठा रहता है, फिर उसके साइड में ना जो मुख्य लोग बैठे रहते हैं वो नोबल्स होते हैं। वो क्या होते हैं? नोबल्स। तो अगर राजा मर जाता है, रानी मर जाती है, तो नोबल्स क्या कुछ समय के लिए राज करते हैं नहीं करते हैं, तो रूल बाय नोबल्स। तो इसे हम कहते हैं एरिस्टोक्रेसी। क्या कहते हैं हम इसको? एरिस्टोक्रेसी। ऐसे याद कर सकते हैं, एरिस्टोक्रेसी को बोल सकते हैं ऐसी की तैसी। राजा की ऐसी की तैसी हो गई, वो मर गया, तो क्या हो गई यहाँ? रूल बाय नोबल, नोबल के द्वारा शासन होने लगा, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। 48 पे आ जाते हैं। प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी का मतलब होता है रूल बाय रिच पर्सन, अमीर आदमी के द्वारा शासन, ठीक है। वो क्या होता है? प्लूटोक्रेसी। ऐसे याद कर सकते हैं, भैया प्लूटो आप जानते हैं ग्रह था, अब ग्रह नहीं है, पहले 9 ग्रह थे, प्लूटो नवा ग्रह था। तो अगर प्लूटो ग्रह तक कोई पहुंचना चाहे तो कोई अमीर आदमी पहुंचेगा ना सॉरी, गरीब आदमी को तो भेजेंगे नहीं। तो प्लूटो से याद रख सकते हैं, प्लूटोक्रेसी का मतलब रिच, रूल बाय रिच पर्सन, रूल बाय रिच पर्सन। अगला है एनार्की। आर्की का मतलब होता है, आर्की का मतलब होता है गवर्नमेंट रूल। एन मतलब लगा देंगे तो नेगेटिव हो जाता है, उल्टा मतलब हो जाता है, यानी एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट। देखिए, आर्की का मतलब मैंने आपको बताया, आर्की और क्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट, और ए या एन लगा दो या इन लगा दो तो नेगेटिव हो जाता है, उल्टा हो जाता है उसका मतलब। तो एन लगा दिया ना आर्की से पहले, तो इसका मतलब उल्टा हो जाएगा। तो आर्की का मतलब होता है गवर्नमेंट, तो एनआरकी का मतलब हो जाएगा एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, ठीक। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम 50वें वर्ड पे आ गए, डाई आर्की। आर्की का मतलब रूल, डाई मतलब होता है दो, डाई मतलब क्या होता है? दो। तो दो गवर्नमेंट यानी डुअल रूल, ठीक है। द्वैत शासन जिसे हिंदी में कहते हैं। अंग्रेजों का टाइम पे था ना द्वैत शासन, हमारे राजा भी राज करते थे और अंग्रेज भी राज करते थे, तो डुअल गवर्नमेंट चला था, ठीक है। डुअल गवर्नमेंट चला था 1765 से 1772 तक। आगे चलते हैं। अगला है ओलिगार्की। ओलिगार्की का मतलब होता है रूल बाय फ्यू पर्सन, रूल बाय फ्यू पर्सन, कुछ लोगों द्वारा शासन, ठीक है। तो ओलिग का मतलब ऐसे फ्यू होता है, पर इसका मतलब आप थोड़ा सा ट्रिक बना लीजिए ताकि आपको याद रहे। तो ऐसे याद रख सकते हैं, ऑलिव ऑयल जो होता है ना, ऑलिव ऑयल वो बहुत कम लोग खाते हैं, बहुत अमीर लोग खाते हैं, ठीक है। बहुत कम लोग ऑलिव ऑयल खाते हैं, तो फ्यू पीपल, फ्यू बनाना है आपको, फ्यू पीपल, ठीक है, फ्यू पावरफुल पीपल। तो ऑलिव ऑयल कोई कौन खाएगा? कुछ गिने चुने अमीर आदमी खाते हैं ना, तो फ्यू पावरफुल पीपल क्या खाते हैं? ऑलिव ऑयल। तो ओलिगार्की का मतलब होता है रूल बाय फ्यू पावरफुल पीपल, ये आपको याद रहेगा। अगला है पैट्रियार्की। आर्की का मतलब होता है शासन, मैंने आपको बता दिया। पैट्री का मतलब पिता, तो पिता के द्वारा शासन, रूल बाय फादर। अगला है पॉलीआर्की। पॉली मतलब अनेक, ठीक है, ये याद रखें। मोनो का मतलब एक होता है, बाई का मतलब दो होता है, और पोली का मतलब अनेक होता है। पोली का मतलब अनेक होता है तो पॉलीआर्की का मतलब होता है गवर्नमेंट बाय मैनी पर्सन्स, ठीक है। पॉली मतलब अनेक और आर्की मतलब गवर्नमेंट, बाई मतलब दो, आर्की मतलब गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट बाय 2 पर्सन। अब अगला है पेंटिसोक्रेसी। पेंटिसोक्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट बाय ऑल। कैसे याद रखेंगे? आर्की का मतलब गवर्नमेंट, पेन मतलब ऑल, ठीक है। बीच पे क्या लिखा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पेन मतलब ऑल, आर्की मतलब गवर्नमेंट, तो पेंटिसोक्रेसी का मतलब होगा रूल बाय ऑल, ठीक है। ये रूट वर्ड से आपका क्लियर हो गया। अगला है नियोक्रेसी। क्रेसी का मतलब होता है शासन, नियो मतलब नया, आप जानते हैं ना, नियो, नियो मतलब होता है नया, और क्रेसी का मतलब होता है रूल, तो रूल बाय न्यू पर्सन या रूल बाय इनएक्सपीरियंस पर्सन, तो नए आदमी के द्वारा शासन या अनुभवहीन व्यक्ति द्वारा शासन। तो न्यूक्रेसी हो जाएगा रूल बाय न्यू पर्सन, रूल बाय न्यू या इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन। ये बात आपको क्लियर होगी। अगला है मोबोक्रेसी। मॉब मतलब होता है भीड़, मॉब मतलब होता है भीड़, आप सब जानते हैं। क्रेसी मतलब होता है रूल, तो रूल बाय मॉब, मॉब होता है भीड़, भीड़ द्वारा शासन। कैकिस्टोक्रेसी का मतलब होता है बुरे लोगों द्वारा शासन, रूल बाय वर्स्ट सिटीजन्स, रूल बाय वर्स्ट सिटीजन मतलब बुरे लोगों द्वारा शासन, वर्स्ट मतलब होता है बुरा, कैकिस्टोक्रेसी, ठीक है। ऐसे याद रख सकते हैं कि जो पैसा किस्तों में देता है वो बुरा बन जाता है सबकी नज़रों में, ठीक है। भाई किसी ने आपसे कहा 10,000 रुपये दे दो, आपने तुरंत दे दिए, लेकिन आपने कहा 2 दिन में वापस कर दियो भैया, अब वो आपको किस्तों में लौटा रहा है, तो कैकिस्टोक्रेसी यानी किस्तों में पैसा लौटा रहा है, यानी वो बुरा आदमी है, रूल बाय वर्स्ट सिटीजन, तो बुरे लोगों द्वारा शासन, ठीक। जैसे अफगानिस्तान में क्या चल रही है? कैकिस्टोक्रेसी चल रही है। अगला है गाइनोक्रेसी।
देखिए गायने का मतलब स्त्री होता है, जहाँ भी आपका गायने आ गया ना वर्ड GYNAE या GYNE, इसका मतलब स्त्री होता है। जैसे गायनोकोलॉजिस्ट, स्त्री रोग विशेषज्ञ, ठीक है, तो गायने का मतलब स्त्री होता है, तो गायनोक्रेसी का मतलब क्या हो जाएगा, गायने मतलब स्त्री, क्रेसी मतलब रूल, तो रूल बाई विमेन यानी स्त्री के द्वारा शासन। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब आगे कुछ रूट वर्ड्स और देख लेते हैं। फिल या फिलो का मतलब होता है लव, मेरे साथ साथ याद रखें। मिस या मीजो का मतलब होता है हेट। गैम या गैमी का मतलब होता है मैरिज। मोनो का मतलब होता है एक। बाई का मतलब होता है दो। पॉली का मतलब होता है अनेक। एंथ्रो का मतलब होता है मैनकाइंड। ग्लोट का मतलब होता है लैंग्वेज। गाइने का मतलब होता है विमेन। और बिबिलियो का मतलब होता है बुक। मैं धीरे धीरे एक बार और पढ़ देता हूँ आपको। फिलो का मतलब होता है लव। मीज या मीजो का मतलब होता है हेट करना। गैम या गैमी कहीं वर्ड आ जाए तो मैरिज। मोनो का मतलब एक। बाई का मतलब दो। पॉली का मतलब मैनी यानी अनेक, ये मैंने आपको बता दिए। एंथ्रोप कहीं आ जाए तो मैनकाइंड। एंथ्रोप का मतलब होता है मैनकाइंड, ठीक है। एंथ्रोप का क्या मतलब होता है, मैनकाइंड यानी मानव, ठीक है, मानव या मानवता। ग्लोट का मतलब हो जाएगा लैंग्वेज यानी भाषा। गायने का मतलब मैंने बता दिया आपको ऑलरेडी, विमेन यानी स्त्री। और बिब्लियो जहाँ भी आएगा इसका मतलब होता है बुक यानी किताब। अब इससे हम रूट वर्ड्स बनाएंगे। सॉरी। तो देखिए मोनो का मतलब एक होता है, गैमी का मतलब होता है विवाह, तो मोनोगैमिस्ट IST पर्सन के लिए यूज होता है, तो ऐसा व्यक्ति जो एक आदमी से विवाह करे, तो मैरिड टू वन पर्सन। बाई मतलब दो, गैमी मतलब विवाह, IST मतलब पर्सन, तो ऐसा आदमी जो दो शादी करे, मैरिड टू टू पर्सन्स। पॉलीगैमिस्ट, गैमी मतलब विवाह, IST मतलब पर्सन, पॉली मतलब अनेक, तो मैरिड टू मैनी पर्सन। समझ रहे हैं रूट वर्ड्स का जादू। देखिए आपको रूट वर्ड्स आते हैं, आप कोई सा भी वर्ड बना लेंगे, तो रूट वर्ड इसलिए आपको तैयार करने हैं बहुत अच्छे से, ठीक। फिलोगाइनिस्ट, फिलो का मतलब होता है लव, गाइने का मतलब होता है स्त्री, IST का मतलब होता है पर्सन, तो वन हु लाइक्स और एडमायर विमेन, जो लोगों स्त्रियों को पसंद करता हो या स्त्रियों को आगे बढ़ाने की प्रयास करता हो कि स्त्रियों को आगे बढ़ना चाहिए, ऐसी सोच हो, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं फिलोगाइनिस्ट। फिलो मतलब लव, गायने मतलब स्त्री, IST मतलब पर्सन, ऐसा पर्सन जो स्त्री से या तो प्रेम करता हो या स्त्री को आगे बढ़ाने वाली बातें करता हो कि स्त्रियों को भी आगे कंधे से कंधा मिला के चलना चाहिए, ऐसे लोगों को कहते हैं हम फिलोगाइनिस्ट। और मीजोगाइनिस्ट इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। मीजो मतलब हेट करना, गायने मतलब स्त्री, IST मतलब पर्सन, जो स्त्रियों से नफरत करता हो या जो ये मानता हो कि स्त्रियों का काम केवल घर में रोटियां बनाना है, ठीक। मीजोगैमिस्ट, मीजो मतलब हेट, गैमी मतलब विवाह, गैमी मतलब विवाह, तो मीजोगैमिस्ट का मतलब हो जाएगा वन हु हेट्स मैरिज। ये बात आपको समझ में अच्छे से आ गई होगी। चलिए जी आगे चलते हैं। मिसएंथ्रोपिस्ट, मिसन मतलब होता है, मिस मतलब हेट, एंथ्रोप मतलब होता है मैनकाइंड यानी इंसान, तो वन हु हेट्स मैनकाइंड यानी मानवता से नफरत करने वाला, ठीक है। कितने क्लियर हो रहे हैं, देखिए रूट वर्ड याद है तो वर्ड सारे बन रहे हैं हमसे। बिब्लियो मतलब किताब होता है, मैंने आपको बताया। फाइल मतलब फील मतलब लव, तो लवर ऑफ बुक्स, किताब प्रेमी, ठीक है। बिब्लियोफोबिया, बिब्लियो मतलब किताब, फोबिया मतलब डर, बता रखा है आपको, तो एक्सट्रीम फियर ऑफ बुक्स, किताबों से डर। जू फाइल, जू में क्या रहते हैं, जानवर, तो जू मतलब होता है जानवर, जू मतलब होता है जानवर। और फिल मतलब होता है लव, तो यानी जानवरों से प्रेम। और जू फोबिया क्या हो जाएगा, जानवरों से डर। एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोप का मतलब मैंने आपको बता दिया मैनकाइंड, लॉजी का मतलब बताया स्टडी यानी स्टडी ऑफ मैनकाइंड, स्टडी ऑफ मैनकाइंड या स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स, मानव अध्ययन, जिसको हिंदी में हम कहेंगे मानव अध्ययन। तो इस प्रकार मैंने आपको 70 बहुत मज़े से और आपको आराम से ये वर्ड्स याद हो गए होंगे, ठीक है। अब हम आगे आगे अपने लास्ट स्लाइड पे। मोनोग्लॉट, मोनो का मतलब होता है एक, ग्लॉट मैंने आपको बताया मतलब होता है इसका भाषा, तो जो एक भाषा बोलता हो या एक भाषा, वन हु स्पीक्स वन लैंग्वेज। बाई मतलब दो, ग्लॉट मतलब लैंग्वेज, तो वन हु स्पीक्स टू लैंग्वेज। पॉली मतलब अनेक, ग्लॉट मतलब लैंग्वेज, तो वन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेज। तो मोनोग्लॉट एक भाषा बोलने वाला, बाई ग्लॉट दो भाषा बोलने वाला, पॉलीग्लॉट अनेक भाषा बोलने वाला, क्योंकि मोनो का मतलब एक होता है, बाई का मतलब दो होता है, पॉली का मतलब अनेक होता है, और ग्लॉट का मतलब होता है भाषा। तो आपको 73 अच्छे से याद हो गए होंगे और आपको कोई भुला के भी ये वर्ड्स नहीं भुला सकता अगर आपने अच्छे से समझे हैं आज के लेक्चर में। अगला है फिलेंथ्रोपिस्ट, फिल मतलब होता है लव, एंथ्रोप का मतलब मैंने आपको बता दिया होता है इंसान, ठीक है, तो इंसानों से प्यार करने वाला, IST का मतलब होता है पर्सन, तो लव ऑफ मैनकाइंड, जो इंसान से प्रेम करता हो यानी मानव प्रेमी, ठीक है।
फिलेंथ्रोपिस्ट कौन होगा? मानव प्रेमी। गायनेकोलॉजिस्ट, गायने मतलब स्त्री, ठीक है, और लॉजिस्ट मतलब स्पेशलिस्ट या डॉक्टर। तो गायनेकोलॉजिस्ट कौन होगा? अ स्पेशलिस्ट इन वुमेन डिजीज, हिंदी में कहते हैं इसे स्त्री रोग विशेषज्ञ। अब आपको बहुत अच्छे से सेशन समझ में आया होगा, एक बार और सेशन आपको देखना है। और याद रखें 75 वर्ड इतने इंपॉर्टेंट हैं, आप 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के बाद आप बुक में जाएंगे तो आपको मैक्सिमम मिलेंगे, पेपर में भी आपके मिलेंगे, ठीक है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा आपको केवल 75 करने हैं, इसके बाद आपको बुक से भी कवर करना है, ठीक है। हमारे और भी सेशंस होंगे, जीएस आचार्य चैनल को आप तुरंत सब्सक्राइब करें, ठीक है। हम ईडियम फ्रेजेस के भी लाएंगे आगे सेशन, और इंग्लिश के काफ़ी चीज़ों के हम सेशंस यहाँ पर लाएंगे। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।